एग्जाम के इम्पोर्टेंस से बात करूं कि एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो चैप्टर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से एग्ज़ाम में। आप चाहे प्रीलिम्स की बात करें या मेंस एग्ज़ाम की भी बात करें, तो वहाँ पर भी आपको चैप्टर 10 से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चैप्टर 10 को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। वी विल ट्राई टू कवर एवरी आस्पेक्ट, हर एक आस्पेक्ट को जो है हम कवर करेंगे। यहाँ देखो, ये ट्रायल नहीं है, ये ट्रायल्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस है इसको इंक्वायरी जनरली बोल देते हैं। हाँ, प्रोसीजर जो यूज़ किया जाएगा वो ट्रायल जैसा प्रोसीजर ही यूज़ किया जाता है। जैसा आप समरी केसेस में जो समरी प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं समन्स केसेस में, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी अडॉप्ट किया जाता है। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चैप्टर 11 की, तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, बट हाँ कुछ सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर क्या है, अथॉरिटी कौन सी है, कौन सा मैजिस्ट्रेट है, और ख़ास तौर पे एक सेक्शन जो है वो 163 है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रीवियसली इट यूज टू बी 144, धारा 144 से आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो, उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। बाकी मैं बताऊं तो उतना कुछ जो है वो बचता नहीं है इस सेक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो चैप्टर 10 है मेंटेनेंस, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर 10 का नाम है मेंटेनेंस, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। दिख रहे हैं, 3 लोग कवर्ड हैं इसमें। वाइफ्स हो गई, चिल्ड्रन हो गए और पेरेंट्स हो गए। उनके मेंटेनेंस की बात आती है। किसकी बात आती है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर मेंटेनेंस। भाई मेंटेनेंस से क्या मतलब है आपका? लिख देते हैं इसको एक बार। मेंटेनेंस से मतलब क्या है भाई? मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर निकालेगा कौन? मैजिस्ट्रेट निकालता है। मैं आपको बता देता हूँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के ये पावर दी हुई है, दे कैन ऑर्डर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का मतलब है भाई, अगर एक व्यक्ति अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, मतलब बेसिक नेसेसिटीज, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथ्स हो गए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्सन, इफ दैट पर्सन इज अनेबल टू हैव दोज थिंग्स, तो भाई स्टारवेशन ना हो, वेग्रेंसी क्रिएट ना हो, बैगिंग ना स्टार्ट हो जाए, इस सब को देखते हुए हमने लाइबिलिटी डाली एक व्यक्ति के ऊपर जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है। जिसके पास क्या है? सफिशिएंट मीन्स है। तो भाई देखो, सेक्शन 125 पहले हुआ करता था, नाउ इट इज 144। तो 144 के रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहला तो ये है कि उस व्यक्ति के पास में सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए। द पर्सन मस्ट possess sufficient means to maintain। दूसरा, जो दूसरा व्यक्ति है जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, ही इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, वो व्यक्ति अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। और एक जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ये तीसरा व्यक्ति, देखो अब एक के पास सफिशिएंट मीन्स है, दूसरा अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो ये व्यक्ति उसको मेंटेन करे, बहुत अच्छा है। और यदि ये फर्स्ट व्यक्ति जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो, ही इज नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग, there is neglect, there refusal on the part of the person from maintaining such person। भाई एक चाइल्ड है, 18 साल से नीचे का व्यक्ति होगा वो चाइल्ड कहलाएगा। भाई एक चाइल्ड है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और उसके पेरेंट्स जो है, उसके फादर, उसकी मदर, दे आर नेग्लेक्टिंग, दे आर रिफ्यूजिंग
टू मेंटेन हिम, दे हैव सफिशिएंट मीन्स, तो फिर आपका ये चाइल्ड जो है, दिस चाइल्ड कैन मूव टू द कोर्ट और वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। तो दीज आर द सिचुएशन कि भाई एक व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स है, दूसरा व्यक्ति अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, ही इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ, और जिस व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स है ही इज नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। तो भाई क्या मेरा कोई पड़ोसी जो है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और मैं उसको रिफ्यूज कर रहा हूं मेंटेन करने से, तो क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? नहीं। ओनली सर्टेन पर्संस कैन क्लेम, सर्टेन पर्संस कैन क्लेम मेंटेनेंस, सर्टेन पर्संस कैन क्लेम मेंटेनेंस। भाई कौन कौन से लोग क्लेम कर सकते हैं? तो भाई पहले बताया वाइफ्स, जो भाई वाइफ है शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और कौन कर सकता है? वो लग गया चाइल्ड। अब चाइल्ड में ये बात ध्यान रखनी है, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे वो इलेजिटिमेट चाइल्ड। लेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ मैरिज, इलेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब चाइल्ड विच इज हु इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ द मैरिज। जो भाई एक शादी से बच्चा आता है उसको हम लेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं। जो लीगली वेडेड शादी से कपल से, लीगली वेडेड कपल से जो बच्चा नहीं आता है उसको हम इलेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं। तो चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे वो इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, दोनों के केसेस में। तीसरा एक है पेरेंट्स, जो किसी भी व्यक्ति के मदर है, फादर हैं, वो मेंटेन, वो जो किसी के मदर है, फादर है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री पीपल हु आर इंटाइटल्ड, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड वाइफ। वाइफ, चाइल्ड, पेरेंट्स, दे आर इंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। अब ये मेंटेनेंस किससे क्लेम करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट्स है तो वो अपने सन से या डॉटर से। लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर कि डॉटर से क्लेम कर सकते हैं, लिखा नहीं है ऐसा कि डॉटर से क्लेम करेंगे, लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं बहुत सारे ऐसे, मैं आपको लिखवा दूंगा वो केसेस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार बोला है दैट इट इज अ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन। तो पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम सन एंड एज वेल एज फ्रॉम डॉटर। चाइल्ड किससे क्लेम करेगा? ऑब्वियस सी बात है फादर से, फादर नहीं है तो फिर मदर। और जो वाइफ है वो तो ऑब्वियस सी बात है हस्बैंड से ही क्लेम करेगी, हस्बैंड से क्लेम करेगी। तो जो मेन प्रोविजन जो हमें देखना है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं वाइफ से रिलेटेड मेंटेनेंस को लेकर। बाकी यहाँ पर चाइल्ड से रिलेटेड एक दो बातें हैं जो हमें समझनी है। पेरेंट से रिलेटेड एक पॉइंट ये बनता है कि सन डॉटर दोनों के ऊपर लाइबिलिटी होती है मेंटेन करने की, उसको जो है हमें समझना है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, बस उसमें हमें केस लिखने की जरूरत है। तो भाई ये लोग कैसे मेंटेनेंस क्लेम करेंगे? ये तीनों चीजें बताएंगे कि साहब आई एम अनेबल टू मेंटेन माई सेल्फ। ये वाइफ, चाइल्ड या पेरेंट्स जाएंगे कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में, और उनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि साहब आई एम अनेबल टू मेंटेन माई सेल्फ एंड द पर्सन इज हैविंग सफिशिएंट मीन्स। कौन? हस्बैंड, फादर, सन, डॉटर, दे हैव सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन बट दे आर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू मेंटेन मी। मुझे मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में मैजिस्ट्रेट साहब सिचुएशन को देखेंगे और उस व्यक्ति को नोटिस इशू करेंगे, और नोटिस इशू करने के बाद ऑर्डर कर देंगे, उसको सुनने के बाद अपॉर्चुनिटी देंगे उसको हियरिंग की, और ऑर्डर कर देंगे मेंटेनेंस का। अब ये मेंटेनेंस का ऑर्डर करने में थोड़ा सा समय लगेगा, मेंटेनेंस का ऑर्डर जारी करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसके बीच में आप एंटरिम मेंटेनेंस भी दे सकते हैं। जब तक भाई फाइनल ऑर्डर नहीं आता है मेंटेनेंस का, एक एंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट डिसाइड कर सकता है। ये एंटरिम मेंटेनेंस 60 दिन के अंदर अंदर डिसाइड की जानी चाहिए। एंटरिम मेंटेनेंस कितने दिन के अंदर डिसाइड करना है? 60 डेज के अंदर डिसाइड करना है। कौन से दिन से 60 डेज? जिस दिन वो नोटिस गया है उस दिन से 60 दिन, ठीक है? उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर आप क्या करेंगे? एंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड कर देंगे, और फिर एंटरिम मेंटेनेंस तब तक चलता रहेगा जब तक कि, और एंटरिम मेंटेनेंस नहीं रहेगा, साथ साथ में इसमें भाई जो वो प्रोसीडिंग्स लगा रहे हैं इसके साथ में क्या होगा? प्लस
प्रोसीडिंग्स का जो एक्सपेंसेस हैं, भाई उस व्यक्ति के पास में जिसके पास में खुद को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है, फूड शेल्टर क्लोथिंग के लिए पैसा नहीं है, वो एक्सपेंसेस कहाँ से लेके आएगा ऐसी प्रोसीडिंग्स के? तो ऐसे एक्सपेंसेस का ऑर्डर भी करेंगे, एंटरम मेंटेनेंस भी डिसाइड करेंगे और साथ साथ प्रोसीडिंग्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी पे करने के लिए ऑर्डर कर देंगे। ये ऑर्डर कितने दिन के अंदर करना है आपको? 60 दिन के अंदर करना है। और फिर भाई ये एंटर मेंटेनेंस मिलता रहेगा, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग मिलता रहेगा जब तक कि फाइनल ऑर्डर निकल करके नहीं आ जाता। वंस दी फाइनल ऑर्डर कम्स, एंटर मेंटेनेंस एक तरफ हो जाएगा और उसके बाद में आपका फाइनल ऑर्डर जो है वो लागू हो जाएगा। अब फाइनल ऑर्डर में जो मेंटेनेंस दिया गया ये किस तारीख से दिया जाए? जिस तारीख को ऑर्डर किया गया है उस तारीख से दिया जाएगा। और या कोर्ट बोले तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाया गया था, जिस दिन एप्लीकेशन मूव किया था, उस दिन से लगा करके पूरे टाइम के लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है। ठीक है, मेरी समझ से ये आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गई हो कि हाउ दिस मेंटेनेंस विल वर्क। मेंटेनेंस मतलब आपको समझ में आया? मेंटेनेंस मतलब है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट में मैंने बताया स्टारवेशन को प्रिवेंट करना है, वैग्रेंसी को प्रिवेंट करना है। ठीक है, अब भाई एक व्यक्ति को सपोर्ट किया जा सकता है दूसरे के द्वारा, देन व्हाई इट शुड नॉट बी डन? द कोर्ट विल कंपेल हिम टू डू इट, और इन द केस ऑफ पेरेंट द कोर्ट विल कंपेल हर टू डू इट। ठीक है, तो एक एक करके जो चर्चा है वो हम आगे बढ़ाते हैं और पहले प्रोविजन को देख लेते हैं। फिर वाइफ से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, है ना, कि वाइफ जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बट उससे रिलेटेड मिसलीनियस प्रोविजंस बहुत सारे हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, जिन बातों से क्वेश्चन भी जनरेट होता है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने बैरेक्ट पर और देखते हैं कैसे इस बात को लिखा गया। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, वेल एंड गुड, आ गया सफिशिएंट मीन्स। नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, दो बातें आ गई। भाई एक व्यक्ति के पास में सफिशिएंट मीन्स है और वो क्या करता है? नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है मेंटेन करने के लिए वाइफ को, हु इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड, चाहे वो मैरिड हो या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई आपकी डॉटर है, डॉटर की शादी हो गई और वो माइनर है, डॉटर इज माइनर एंड शी इज मैरिड, और उसका हस्बैंड मेंटेन नहीं कर पा रहा है, फादर की जिम्मेदारी है, फादर को कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि भाई आप मेंटेन करिए। द हस्बैंड इज नॉट एबल टू मेंटेन हर। वैसे प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी? हस्बैंड की है, लेकिन हस्बैंड भी मेंटेन करने की हालत में नहीं है, तो ऐसी की स्थिति में कोर्ट बोलेगा फादर को कि भाई वो मैरिड है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इफ सी इज और ही इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ हिमसेल्फ एंड दैट चाइल्ड इज, दैट पर्सन इज बिलो 18, सी और ही इज चाइल्ड, तो ऐसे केसेस में आपको ऑर्डर किया जाएगा इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, मेंटेनेंस देने के लिए। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, देखो चाइल्ड से रिलेटेड दूसरा प्रोविजन, नॉट बीइंग मैरिड डॉटर, नॉट बीइंग मैरिड डॉटर, यहां पर मैरिड डॉटर को छोड़ दिया। चाइल्ड हैं आप, लेकिन आपने मेजॉरिटी अटेंड कर लिया, मतलब आप 18 से ऊपर के हो गए हैं, यू आर अ चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब यहां पर क्या है, ध्यान से समझना है, चाइल्ड के दो मतलब निकले। जो क्लॉज बी है वहां पर चाइल्ड का मतलब है 18 साल से नीचे, और जो यहां पर सी में चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड का मतलब है सन और डॉटर, चाहे वो किसी भी एज का हो, एज से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। क्लॉज सी में जो बात लिखी हुई है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय एज, यहां पर बस मैरिड डॉटर जो है वो इंक्लूड नहीं होगी, जिसने मेजॉरिटी अटेंड कर ली है। वेयर सच चाइल्ड बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी, भाई वो फिजिकली मेंटली एबनॉर्मल है, इंजरी है उसको, जिसकी वजह से वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में भी जहां पर आपका सन या डॉटर 18 से ऊपर का हो चुका है, उसको भी चाइल्ड बोल रहे हैं, लेकिन 18 से ऊपर हो गया है,
उसके लिए भी मेंटेनेंस की व्यवस्था करी गई है, इफ दैट पर्सन इज फिजिकली और मेंटली नॉट फिट। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ जरा। तो एज का जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्लॉज बी में तो आ रहा है, लेकिन क्लॉज सी के लिए एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, मैंने बताया आपको हस्बैंड इज नॉट एबल टू मेंटेन हिज वाइफ हु इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, तो ऐसी कंडीशन में फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर वो डॉटर जो है, वो वाइफ जो है, दैट वाइफ इज अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज, फिर वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरीली किसकी हो जाएगी? हस्बैंड की हो जाएगी, चाहे वो मेंटेन करने की स्थिति हो चाहे ना हो। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं रह जाती है। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है केवल क्लॉज बी तक। फिर समझिए, ये बात आपको समझ में। और उसके बाद में फिर फादर और मदर हु आर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो आप एप्लीकेशन किसको लगाएंगे? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एप्लीकेशन लगाएंगे। वो प्रूफ लेंगे कि भाई नेग्लेक्ट है, रिफ्यूजल है या नहीं है। नेग्लेक्ट रिफ्यूजल उनको समझ में आ जाता है तो वो ऑर्डर कर देंगे कि भाई मंथली अलाउंस दिया जाए मेंटेनेंस के तौर पर। ठीक है, जो भी रेट उनको समझ में आए। पहले फाउंडेशन थी 500 रुपए का, अब वो नहीं रह गया है, पहले हुआ करता था 500 रुपीज वॉज देयर, बट इट हैज़ बीन अबॉलिश्ड। सीआरपीसी में ही उसको खत्म कर दिया था अमेंडमेंट के थ्रू, अब बीएनएसएस में तो वो है भी। ये बात आपको समझ में आई? कितना पैसा दिया जाएगा ये कोर्ट डिसाइड करे। ठीक है, अब जो बात मैंने आपको बताई थी क्लॉज बी के रिगार्डिंग, वो बात फिर से देखो यहां प्रोवाइजो में लिखी हुई है। प्रोवाइडेड दैट मैजिस्ट्रेट मे ऑर्डर द फादर ऑफ फीमेल चाइल्ड referred in clause B to make such allowance until she attains her majority, जब तक की मेजोरिटी अटेन नहीं कर लेती। If the magistrate is satisfied that the husband of such female is not possessed of sufficient, भाई 18 साल से पहले शादी हो गई, जिसके साथ शादी हुई वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है उस फीमेल चाइल्ड को, अपनी वाइफ को, तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, जब तक कि वो मेजॉरिटी, जैसे ही मेजॉरिटी अटेन करे फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी? हस्बैंड की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सोलली। क्लॉज बी में ये मैं आपको बात पहले ही बता चुका हूं। कोई डाउट है इसको लेकर के? बताओ जरा। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? देयर इज नो डाउट। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। Provided further that magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for maintenance under the subsection, order such person to make a monthly allowance for the entry maintenance, wife, child, father, mother and expenses of proceeding। मैंने बताया था आपको, दिखाया था, देखो जरा। मैंने बताया कि आपको एंट्री मेंटेनेंस जो है वो देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या शामिल रहेगा? एंट्री मेंटेनेंस शामिल है और साथ ही साथ प्रोसीडिंग्स के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी शामिल हैं। कितने दिन के अंदर देने हैं? 60 दिन के अंदर देने। वही बताया, जब तक कि वो पेंडिंग है, भाई पेंडेंसी है, अभी तो डिसाइड होने में समय लगेगा, तो जब तक पेंडिंग है तब तक आप क्या करिए? एंट्री मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग दिला दीजिए। ठीक है, from time to time, provided that an application for monthly allowances for the entry, maintenance and expenses of proceeding, second proviso, as far as shall be disposed of within 60 days from the date of service of notice on of the application to such person। जिस दिन नोटिस सर्व हो जाता है उस दिनांक से 60 दिन के अंदर अंदर आप एंट्री मेंटेनेंस तो है, एंट्री मेंटेनेंस और प्रोसीडिंग के जो भी एक्सपेंसेस है वो तो डिसाइड कर ही देंगे। ठीक है, ये मेरी समस्या आपको प्रोसीडिंग जो है वो जनरली समझ में आ गई होंगी। अभी मेंटेनेंस किस दिन से दिया जाना, तो उसके लिए आपका सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है। एनी सच अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और एंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी पेएबल फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर्ड, और अगर ऐसा आदेश किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जनरली किससे होगा? डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर किया गया उस दिन से आपको देना है। लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाई गई थी, चाहे वो मेंटेनेंस के लिए लगाई गई थी, चाहे वो एंट्री मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस के लिए लगाई गई थी,
आपको उस तारीख से देने के लिए भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। मेरे समझ से ये भी बात आपको समझ में, ठीक है। अब हम एक टॉपिक उठा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से, जो टॉपिक है हमारा वाइफ के मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजन। वाइफ से रिलेटेड जो मेंटेनेंस के प्रोविजन है उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, वो जरूरी है। थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन बनता है। तो भाई वाइफ का मतलब क्या है? तो वाइफ का मतलब है सीधा सीधा लीगली वेडेड वाइफ, ठीक है। तो पहले तो लिखना स्टार्ट करना, द मेन ऑब्जेक्ट behind enacting section 144, main object behind enacting section 144 is to prevent starvation, vagrancy by compelling those who can support others, can support. अच्छा, क्या मेंटेनेंस यहाँ क्रिमिनल लॉ का पार्ट होना चाहिए? क्योंकि आप जब पर्सनल लॉज को पढ़ने जाते हैं, चाहे आप मुस्लिम लॉ पढ़ें या हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ें या फिर आपका अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ें, सब जगह आपको मेंटेनेंस की व्यवस्थाएं मिलती हैं। बताया गया है वहाँ पर मेंटेनेंस के बारे में, मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है। तो फिर आखिर यहाँ क्यों ऐसा डिस्कशन हो रहा है? तो देखो, जब भी आप सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करेंगे तो सिविल प्रोसीडिंग्स माइट टेक सम टाइम। यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है क्रिमिनल लॉ के अंदर बीएनएसएस में, ये इस उद्देश्य से की गई है कि जो एक्सपेंसेस, क्योंकि सिविल सूट में एक्सपेंसेस भी होते, आपको कोर्ट फीस जमा करनी है, 10 चीजें, वो एक्सपेंसेस बचाना है, प्लस जल्द से जल्द जो है रेमेडी अवेलेबल हो लिटिगेंट्स के पास, ये भी हमें देखना है। भाई क्लेमिंग मेंटेनेंस का जो क्लेम है वो किस पर्पज से है? इस पर्पज से कि आज के आज आपको राहत मिल जाए। अब सिविल सूट लगाने जाएंगे, सिविल केसेस में बहुत समय लगेगा, उस समय को भी बचाना है आप, ठीक है। इसी वजह से ये प्रोविजन जो है यहाँ पर डाले गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी वर टॉकिंग अबाउट द क्लेम ऑफ मेंटेनेंस बाय वाइफ। वाइफ जो है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अ मिनट, देखिएगा, तो मैंने बताया आपको, जो वाइफ है शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, ठीक है। लेकिन देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स विच आर टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड बाय वाइफ। सबसे पहले तो लीगली वेडेड वाइफ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? लीगली वेडेड वाइफ। देयर इज नो लीगल वेडिंग, लीगली वेडेड वाइफ होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप लिख लीजिएगा, द टर्म वाइफ मीन्स लीगली वेडेड वाइफ, लीगली वेडेड, बट it includes divorced wife not remarried। अगर वाइफ ने डाइवोर्स भी ले लिया
और दोबारा शादी नहीं करी तो वो भी वाइफ की डेफिनेशन में आएगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 144। ठीक, लिख लेना। द टर्म वाइफ इंक्लूड्स इवन अ डाइवोर्स्ड वाइफ so long he has not remarried. So maintenance will not be available. So maintenance will not be available. So maintenance will not be available in case of illegal or void marriage. Case of illegal or void marriage. अब क्या वाइफ की डेफिनेशन में माइनर वाइफ भी आती है? यस, माइनर वाइफ कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस। पॉइंट में लिख लेना आप, माइनर वाइफ कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस। अब लीगली वेडेड वाइफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर दो लोग हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे और हमेशा उनको हस्बैंड वाइफ के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था, फिर चाहे उनके बीच शादी ना भी हुई हो, ये शादी का प्रजम्पशन दे देता है। ये एक साथ रहना शादी का प्रजम्पशन दे देता है और ऐसे में सी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है, केस का नाम लिख लीजिएगा, चनमुइया वर्सेस चनमुइया चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार दो 2011 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 2011 जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट continuous cohabitation of man and woman as married couple and conduct as a husband and wife give rise to presumption of marriage even though they may not have undergone legal necessities of a valid marriage। ये सुप्रीम कोर्ट ने संबंध में कहा। ठीक, therefore the husband must be made liable to pay compensation। Therefore the husband must be made liable to pay compensation, नहीं, to pay maintenance। ठीक है, देखो ज़रा, मैरिज है या नहीं ये पर्सनल लॉ का सब्जेक्ट है और पर्सनल लॉ में डिसाइड किया जाता है, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है, जब आप यहाँ पर मेंटेनेंस का प्रोविज़न डाला तो उसका मेन ऑब्जेक्ट यही है, स्पीडी जस्टिस हो सके,
आप एक्सपेंसेस सेव कर सकें, और मेन ऑब्जेक्ट तो ये है कि आपका स्टारविंग और इस तरीके से डेस्टिट्यूशन वगैरह को रोका जा सके। और जब आपको ऐसा पायस ऑब्जेक्ट अचीव करना है और ऐसे में आप इस क्वेश्चन को डिसाइड करने लग जाएं वेदर देयर इज मैरिज, तो फिर आप अपने ऑब्जेक्ट से जो है अलग चले जाएंगे। तो स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट रिक्वायर्ड। स्ट्रिक्ट ना, प्रूफ ऑफ मैरिज तो देना है, बट ये मैरिज की लीगैलिटी इलीगैलिटी को डिसाइड करने वाला कोर्ट नहीं है, इट इज फॉर द मेंटेनेंस। तो प्राइमा फेसाई अगर मैरिज दिखाई जा रही है देन इट इज अ सफिशिएंट प्रूफ। स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट नेसेसरी। बहुत सारे जजमेंट में कोर्ट ने बोला है, अगर आप एक लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिएगा। कमला एंड अदर्स वर्सेस एम आर मोहन कुमार। आपका 2018 का है, 2008। Supreme Court held that in proceedings under section 125 CRPC, now 144 BNSS, strict proof of marriage is not necessary. Strict proof of marriage is not necessary. ठीक, अब क्वेश्चन आया कि क्या ये केवल हिंदू वाइफ्स के लिए है या हर एक रिलीजन की वाइफ्स के लिए है। तो और जगह प्रॉब्लम नहीं आई, द प्रॉब्लम वाज वेदर इट इज एप्लीकेबल टू मुस्लिम वाइफ्स। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज अ सेक्युलर प्रोविजन विच इज एप्लीकेबल टू एवरी रिलीजन। हर एक रिलीजन को ये लागू होता है। तो मुस्लिम वाइफ्स भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं किसके अंतर्गत, सेक्शन 125 सीआरपीसी विच इज नाउ 144 बीएनएसएस के अंतर्गत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985 में। बट 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट जो है एक नया लॉ लेकर के आती है विच इज़ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986, जिसके द्वारा इस जजमेंट को नलीफाई किया जाता है। बट इट इज़ स्टिल एप्लीकेबल बिकॉज आफ्टर दैट, क्योंकि इस जजमेंट में बोला गया कि भाई जो वुमेन है मुस्लिम वुमेन दे कैन क्लेम मेंटेनेंस बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत ओनली। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत they can claim maintenance, but after the period of iddat there is no provision of maintenance under the Muslim law and section 125 CRPC cannot go against it, ऐसा बोला गया एक्ट के अंतर्गत। बट अल्टीमेटली फिर डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी आता है जहां पर बोला जाता है दे हैव ऑल द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस इवन आफ्टर द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली डेनियल लतीफ़ी ने क्या किया, वही सिचुएशन को रिस्टोर कर दिया जो कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम में स्टैब्लिश की गई थी। सेम सिचुएशन वाज रिस्टोर्ड। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आप लिख लीजिए, केवल आप इसी केस को लिख लीजिए, मैंने आपको कहानी पूरी बता दी बट यू राइट अबाउट इट ओनली। ठीक है, इद्दत तो पता है होगी, सही होगा। इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइड द कन्फ्यूजन रिगार्डिंग पैटर्निटी। बेसिकली पैटर्निटी को स्टैब्लिश करने के लिए इस प्रैक्टिस को जो है यूज़ किया जाता है कि भाई इतने पीरियड के लिए सी विल रिमेन अनमैरिड, है ना, आफ्टर द डिवोर्स। ठीक है, उसको इद्दत बोलते हैं। चलिए ज़रा लिखते हैं, लिख लीजिएगा, आप केस का नाम लिख लीजिए, मोहम्मद अहमद खान। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो 1985। लिख लीजिए इसमें, कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 सीआरपीसी ब्रैकेट में आप लिख लेना 144 बीएनएसएस being uniformly applicable to all, being uniformly applicable to all irrespective of their religion, irrespective of their religion
and declared that explanation to 144 subsection 1 contains no word of limitation which can justify by exclusion of Muslim women. अब कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा तो कोई लिमिट नहीं है ऐसी, इज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। एंटर मेंटेनेंस कितने दिन के अंदर देना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 60 दिन के अंदर देना है। बेसिक एप्लीकेशंस क्या होनी चाहिए इसके लिए, वो तीन कंडीशंस मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी हैं। अनेबल टू मेंटेन herself, there is sufficient means with the husband, neglect or refusal by the husband। ठीक है, ये सारी स्पेशल कंडीशन जो हैं वो कंडीशन जो हैं वो होनी चाहिए। इनके अलावा भी देर आर सर्टेन अदर रिक्वायरमेंट्स विच आर टू बी फुलफिल्ड। अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी आप देख लीजिए। अदर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, लिखिएगा। पहला, there must be no refusal on the part of wife without any reason to live with her husband, अब जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ रहना ही नहीं चाह रही है और उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन भी नहीं है कि आखिर वो क्यों हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाह रही, तो ऐसे केसेस में शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। हाँ, एक सफिशिएंट रीजन हो, कोर्ट को समझ में आए कि इस वजह से शी इज नॉट लिविंग विद हर हस्बैंड, तब बात समझ में आती है। और इसके लिए एक्सप्लेनेशन में जब हम पढ़ेंगे अभी प्रोविजन को तो वहां पर लिखा गया है कि अगर हस्बैंड जो है किसी मिस्ट्रेस वगैरह को रखता है अपने साथ में तो इट इज, वो एग्जाम्पल देता है एक तरीके से। एक्सप्लेनेशन क्या करता है, एक एग्जाम्पल देता है कि वो मिस्ट्रेस कीप करता है, तो ऐसे केसेस में शी हैज एवरी रीजन टू लिव अपार्ट और वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन ऐसे ही रिफ्यूज करे बिना किसी रीजन के तो फिर वहां पर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर। सेकेंड, वाइफ नॉट बी लिविंग इन अडल्टरी, वाइफ जो है अडल्टरी में नहीं होनी चाहिए। इफ द वाइफ इज लिविंग इन अडल्टरी देन शी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। थर्ड, wife should not live separately by mutual consent। ठीक है, अब भाई वो खुद ही म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो ऐसे केसेस में भी मेंटेनेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड। ठीक है, मेरे समझ से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, क्लियर और नॉट? अब आते हैं हम बाकी के लोगों पर। चाइल्ड में मैंने आपको सफिशिएंटली बता ही दिया है कि चाइल्ड के केस में क्या होगा। मैंने बताया कि भाई चाइल्ड जो है, इफ द चाइल्ड इज अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ देन दैट चाइल्ड कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम फादर। बहुत बढ़िया।
क्या यहाँ पर अडॉप्टिव फादर अडॉप्टिव मदर भी आते हैं? अडॉप्टिव फादर अडॉप्टिव मदर मतलब किसी मदर ने किन्हीं पेरेंट्स ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, तो वो उसके कौन कहलाएंगे? अडॉप्टिव फादर अडॉप्टिव मदर। तो वो भी आते हैं। बोला कि अगर वो अपने आप को वो दे आर इनकैपेबल ऑफ मेंटेनिंग दिमसेल्फ, और उनके जो दूसरे बच्चे हैं, मान लीजिए जो लेजिटिमेट बच्चे हैं, वो बच्चे जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी जो अडॉप्टिव फादर अडॉप्टिव मदर होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अडॉप्टिव मदर तो सेम ही है। क्या स्टेप मदर जो है वो भी क्लेम कर सकती है? पेरेंट्स की बात हो रही है, क्या स्टेप मदर क्लेम कर सकती है? तो इसके रिगार्डिंग भी कोर्ट ने बोला कि हाँ, अगर वो विडो हो गई है या वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है और हस्बैंड मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो शी कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर स्टेपसन स्टेप डॉटर। अब मैंने बताया, बार बार आपको बोल रहा हूं जब से, कि डॉटर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। ऐसा लिखा नहीं है कहीं, लेकिन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऐसे निकल करके आ रहे हैं। तो उसके लिए आप एक केस लिख लीजिएगा। केस का नाम है आपका विजया मनोहर अरबत वर्सेस विजया मनोहर अरबत वर्सेस काशी राव राजाराम सवाई एंड अनदर 1987 का। The apex court held that daughter is liable to pay maintenance to parents. Daughter is liable to pay maintenance to parents. Liable to. Now comes the procedure. प्रोसीजर कैसा फॉलो किया जाएगा? तो मैंने बताया आपको, ये कोई ट्रायल तो है नहीं, इट इज़ इंक्वायरी। मैंने बताया ये ट्रायल नहीं है, लिख लेना आप चाहे, इज नॉट ट्रायल बट इंक्वायरी, ठीक है। लेकिन जो प्रोसीजर है वो वैसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो कि समन्स केस के लिए प्रिस्क्राइब किया, राइट फॉर समन्स, वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया। तो इट इज़ नॉट अ ट्रायल, इट इज़ इंक्वायरी। जुरिस्डिक्शन कौन से कोर्ट में भाई ये फाइल करना है, बताओ ज़रा। तो भाई जहाँ पे वो व्यक्ति रह रहा है, कौन व्यक्ति जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, वेयर ही इज, जहाँ पे वो व्यक्ति रह रहा है जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, उस जगह लगा सकते हैं। या जहाँ पर वो व्यक्ति रह रहे हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, मदर फादर चाइल्ड वाइफ, जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जिससे आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो वो रहता है दिल्ली और आप रहते हैं भोपाल, यू कैन क्लेम मेंटेनेंस इन भोपाल, आप भोपाल में ही वो एप्लीकेशन मूव। एक तीसरा प्रोविज़न जो है एक्स्ट्रा निकल करके आता है, वो निकल करके आता है वाइफ्स के लिए। अगर हस्बैंड और वाइफ जो है लास्ट जिस जगह साथ में रह रहे थे, अभी वाइफ अलग जगह रह रही है, हस्बैंड भी अलग जगह रह रहा है, लेकिन जिस लास्ट जगह वो साथ में रहे थे वहां पर भी वाइफ चाहे तो मेंटेनेंस का जो है क्लेम कर सकती है। इज दिस क्लियर? ये कोर्ट्स के पास में क्या होगा, जुरिस्डिक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना जरा, एक क्वेश्चन टाइप से लिखो आप। सपोज अ मैरिज इज सोलमनाइज्ड इन दिल्ली, suppose a marriage is solemnized in Delhi. The husband is residing in Calcutta. The marriage is solemnized in Delhi. The husband is living in Calcutta. Wife is in Assam. They last resided together in USA, New York.
they last resided together in New York, USA. Which court will have jurisdiction? कौन से कोर्ट को jurisdiction? दिल्ली में शादी हुई, असम में हस्बैंड रहता है, वाइफ जो हस्बैंड रहता है कलकत्ता में, वाइफ रहती है असम में, गुवाहाटी लिख लो स्पेसिफिकली, गुवाहाटी असम, और दोनों लोग लास्ट जो है साथ में कहाँ रहे थे? न्यूयॉर्क यूएसए में। तो बताओ कौन से कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा जहां पर आप मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? मतलब वाइफ करेगी तो वाइफ कहाँ, कौन से कोर्ट में? वाइफ आपके पास आती है, अप्रोच करती है, यू आर एन एडवोकेट, नाउ यू डिसाइड विच कोर्ट यू विल गो टू क्लेम मेंटेनेंस। बताओ जरा, कौन बताएगा? मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक से ज़्यादा कोर्ट हो सकते हैं, है ना, फिर आपको चूज करना है। प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ सूट ऐसा बोला जाता है, हालांकि वो सिविल लॉ है, लेकिन जहाँ पर डिफरेंट जुरिस्डिक्शन अवेलेबल होते हैं वहाँ पे कंप्लेनेंट को डिसाइड करना होता है। बताओ ज़रा, कौन बताएगा? आंसर ही नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है? मानसी, हाँ ना, कुछ तो आप लोग हो कि नहीं हो क्लास में? अब मिनट अब बोलिए ज़रा, अब बोलिए। अरे क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो, बताओ ज़रा क्वेश्चन क्या बोला हमने? लिखवा भी दिया है ना, आपको लिखवा दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप रिपीट करो ज़रा, क्या क्या समझ में आया क्वेश्चन में? अरे तो हमने जब क्वेश्चन बोला तुम्हें ये रिपीट करना चाहिए, क्वेश्चन नहीं लिख पाया हमने। तो आती कलकत्ता, आसाम और यूएसए। जरा क्वेश्चन रिपीट करो मानसी के लिए। विच कोर्ट विल हैव जुरिस्डिक्शन? अब बताओ जरा, यूएसए की जुरिस्डिक्शन क्या हम डिसाइड करेंगे? यूएसए में ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बैठा होगा क्या, हमारा वाला? तो वहां तो नहीं होगा ना। केवल कौन कौन से कोर्ट में होगा? कलकत्ता, क्योंकि वहां पर वो रह रहा है जिससे आपको मेंटेनेंस क्लेम करना है। कौन सी कैटेगरी में चला गया? फर्स्ट कैटेगरी में, वेयर ही इज। और जहां पर वाइफ जो है वो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई थी, और थर्ड कैटेगरी मैंने बताई जहां वो दोनों लास्ट रिसाइड कर रहे थे। तो वो तो भाई यूएस में रिसाइड कर रहे थे, लास्ट कहां रिसाइड कर रहे थे? यूएसए में, तो वो तो हो बनेगा नहीं कुछ। ठीक है, मेरे समझ से ये बात आपको जो है समझ अब आ गई हो। चलिए, हाँ हाँ हाँ, कलकत्ता और आसाम होगा, और क्या? कलकत्ता क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ही इज रिसाइडिंग देयर, जिससे आपको मेंटेनेंस क्लेम करना है। आसाम हो सकता है बिकॉज द पर्सन हु इज क्लेमिंग मेंटेनेंस इज लिविंग इन आसाम। दोनों कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन है। हाँ, अगर वो दोनों साथ में लास्ट जो है मुंबई रहे थे साथ में, या दिल्ली रहे थे साथ में, तो दिल्ली वाले कोर्ट को भी जुरिस्डिक्शन हो जाता। शादी दिल्ली में हुई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, शादी का तो कोई पॉइंट ही नहीं निकल करके आया जुरिस्डिक्शन के मामले में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपके पास में कोई ऐसा ऑर्डर आ गया, जजमेंट आ गया, लास्ट ऑर्डर कर दिया मैजिस्ट्रेट साहब ने, तो मैजिस्ट्रेट साहब इसकी फ्री कॉपी जो है किसको देंगे? जिसके फेवर में मेंटेनेंस डिसाइड हुई, और उसको मेंटेनेंस मिलता रहेगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति जिसको बोला गया है मेंटेनेंस देने के लिए मेंटेनेंस देता ही नहीं है, फिर तो ऐसे में आप जो है एप्लीकेशन मूव करेंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। कौन से वाले? कहीं पर भी, जहां चाहें वहां। आप दिल्ली रह रहे हैं, आप दिल्ली में एप्लीकेशन लगा सकते हैं ऐसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना। आप जयपुर रह रहे हैं,
चेन्नई रह रहे हैं, बंगलुरु रह रहे हैं, कहीं पर भी हों, किसी भी जगह हों, आप वहां पर ऐसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एप्लीकेशन मूव करेंगे किसके पास में? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। वो जो है इस तरीके से इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा जैसे फाइन को रिकवर किया जाता है, वैसा वारंट निकालेगा जैसा कि फाइन की रिकवरी के लिए वारंट निकाला जाता है। जो मैंने आपको बताया था, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच एंड सेल किया जाएगा। बाकी प्रॉपर्टी के केस में भाई एक कलेक्टर जो है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, है ना। वारंट फॉर लिवाइंग फाइन तरीके से। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है डिफॉल्ट होने से 1 साल के अंदर अंदर मूव की जाए, 1 साल बाद नहीं, 1 साल के अंदर अंदर ऐसी एप्लीकेशन को मूव करना है, ठीक है। अब एक और बात आती है एक्स पार्टी ऑर्डर की, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, वो है हमारा एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर। अब मान लीजिए हस्बैंड को नोटिस गया, वो आ ही नहीं रहा है, या वो रिफ्यूज कर देता है नोटिस, तो ऐसे केसेस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक्स पार्टी ऐसे एप्लीकेशन को डिसाइड कर देंगे और मेंटेनेंस जो है ऑर्डर कर देंगे। एक्स पार्टी ऑर्डर किया जा सकता है मेंटेनेंस का। लेकिन जब भी एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाएगा मेंटेनेंस का, जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर किया है उसके पास ये अधिकार होगा कि वो 3 महीने के अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, वो कोर्ट के सामने अपीयर हो, रीजनेबल कॉज बताए कि वाई ही वॉज नॉट प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, और फिर ऐसे कोर्ट को ऐसा कोर्ट जो है वो चाहे तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। क्या और भी सिचुएशंस है जहां पर ऑर्डर कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल और सिचुएशंस है। सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो गए तो जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो अल्टर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये मेंटेनेंस डिसाइड किया, अब बाद में बच्चों का मेंटेनेंस था, अब बच्चों की फीस बढ़ गई 10,000 रुपये और, तो 20,000 रुपये का मेंटेनेंस ऑर्डर ऑल्टर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, सब पावर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मेंटेनेंस ऑर्डर करने के बाद कैंसिल भी कर सकते हैं। भाई बाद में किसी सिविल कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया, बाद में किसी सिविल कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया और उन्होंने मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया, और फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है उसको ऐसा लगता है कि ये जो मैंने 144 में ऑर्डर किया है इसको कैंसिल किया जाना चाहिए, ही कैन कैंसिल इट। और बाकी ग्राउंड्स तो आपको पता ही है, वाइफ वाले अगर वो सेपरेटली रहना स्टार्ट कर दे बिना किसी कॉज के, कैंसिल कर सकते हैं। वो दोबारा से शादी कर ले, डाइवोर्स थी और दोबारा से शादी कर ले, कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर। एलिमनी दे दी, एक सेटलमेंट अमाउंट जो है हस्बैंड ने दे दिया है वाइफ को, तो फिर अब मेंटेनेंस गया। शी इज स्टार्टेड लिविंग इन एडल्ट्री, मेंटेनेंस गया, कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी बातें जो वहां पर सेटिस्फाई करना जरूरी था वाइफ के मेंटेनेंस से रिलेटेड, उन्हीं बातों को प्रोपोगेट। तो मैंने लगभग मोटा मोटी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं सारी मैंने आपको बता दी हैं। नाउ वी विल जस्ट हैव लुक ऑन दी प्रोविजंस दैट आर देयर इन द बैरेक्ट, ठीक है। बैरेक्ट में जो भी प्रोविजन, एक बार उनको देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो वो आप समझ जाएंगे, अगर नहीं हुई है मिस तो आप सभी चीज़ों को एक बार कम से कम देख लें कि बैरेक्ट में किस जगह पे किस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। चलिएगा ज़रा बैरेक्ट ओपन करिए आपका। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूं मैं। वाइफ में क्या क्या शामिल है? women who is divorced and not remarried। भाई डाइवोर्स तो ले लिया है हस्बैंड से, चाहे हस्बैंड ने दिया हो चाहे खुद लिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी तक शादी नहीं की। सेकेंड वाला हमने पढ़ ही लिया था कि एंट्री मेंटेनेंस जो है वो डेट ऑफ ऑर्डर से पेबल होगा या उस डेट से पेबल हो सकता है जिस डेट से एप्लीकेशन लगाया गया था, अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर करता है तो। इफ एनी पर्सन, थर्ड, इफ एनी पर्सन ऑर्डर्ड फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना सफिशिएंट कॉज के ऑर्डर हो गया मेंटेनेंस का, फेल करता है, तो ऐसे केस में हर एक ब्रीच के लिए
warrant for levying fine, levying the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence. हाँ, ये चीज थोड़ी सी छूट गई है. जो है वारंट जारी करेगा, जो कि फाइन को लेवाई करने के लिए, फाइन को इम्पोज करने के लिए जो वारंट जारी किया जाता है, उसी तरीके से इस अमाउंट को भी रिकवर करेगा. और साथ ही साथ सेंटेंस कर सकता है, मे सेंटेंस. हर एक मंथ के अलाउंस के लिए कितना, हर एक मंथ के अलाउंस के लिए कितना, 1 मंथ, और अंटिल दी पेमेंट तक की पेमेंट जाता है. ठीक है. एग्जीक्यूशन के बाद भी अगर अनपेड रह गया कुछ अमाउंट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 1 महीने तक की सजा दे सकते हैं, या जब तक की पेमेंट. प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर रिकवरी any amount under this section unless application be made to levy such fund within a period of 1 year from date on which became due. जिस दिन ड्यू हुआ है, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ है, उस दिन से आपको 1 साल के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तभी वारंट जो है जारी किया जाएगा, रिकवरी तभी स्टार्ट की जाएगी. प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन्स such person offers to maintain wife on a condition of her living with him. बोलता है कि भाई मैं मेंटेनेंस दूंगा, लेकिन ये जब मेरे साथ रहेगी तब मेंटेनेंस, एंड शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हिम, और वो रिफ्यूज कर देती है रहने से. सच मैजिस्ट्रेट मे कंसीडर एनी ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल स्टेटेड बाय हर एंड मे ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन नॉटविथस्टैंडिंग सच ऑफर इफ ही सेटिस्फाइड द जस्ट ग्राउंड फॉर डूइंग. अगर उसके पास में कोई अच्छा ग्राउंड है जिसकी वजह से वो नहीं रह रही है साथ में, देन ही कैन ऑर्डर मेंटेनेंस. एक एग्जाम्पल दे दिया एक्सप्लेनेशन में. इफ द हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमेन, दूसरी शादी कर ली हस्बैंड ने, और कीप्स अ मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस रखता है, तो ऐसे केस में इट इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्राउंड फॉर वाइफ्स रिफ्यूज. भाई इसलिए वाइफ मना कर रही है बिकॉज ही हैज मैरिड अगेन और ही इज कीपिंग अ मिस्ट्रेस. ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया एक तरीके. No wife shall be entitled to receive allowances for the maintenance or enter maintenance expenses from her husband under this section if she is living in adultery or without any sufficient reason she refuses to live with her husband or she is living separately by mutual. 3 grounds हैं, तीनों मैंने आपको पहले लिखवा ही दिए हैं. On proof of that marriage, on proof of that any wife in whose favor order has been made under this section is living in adultery, पता लगता है वो अडल्ट्री में रह रही है, या बिना सफिशिएंट ग्राउंड्स के हस्बैंड से अलग रह रही है, और या तो वो सेपरेटली रह रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से, तो मैजिस्ट्रेट ऐसे ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है. मेंटेनेंस के ऑर्डर वो कर दिया था, कैंसिल कर सकता है इन्हीं 3 ग्राउंड्स पर, जिन ग्राउंड्स पर मना कर सकता था. ठीक है. प्रोसीजर क्या होगा, तो भाई जो प्रोसीडिंग्स है वो किसी भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में लगाई जा सकती है जहाँ पर वो व्यक्ति रह रहा है जिसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं, मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, या जहां पर वो व्यक्ति रह रहा है जहां पर वाइफ जो है रह रही है, या जहां पर वो लास्ट अपनी वाइफ के साथ में रहा था. ठीक है. या जो इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में मैं अपनी मदर, उस इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर के साथ में रहा था लास्ट, वेयर दी फादर और मदर रिसाइड, जहां पर फादर और मदर. ऑल एविडेंस, लेकिन बेसिकली इसमें सब वो कवर होगा जो मैंने आपको बताए हैं, पहले बता दिए थे मैंने, वही कवर हो रहे हैं और कुछ नहीं है. चलिए. ऑल एविडेंस इन सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, बिल्कुल जिसके अगेंस्ट आप ऑर्डर कर रहे हो उसी के प्रेजेंस में सारे के सारे क्या करोगे, एविडेंस रिकॉर्ड करोगे. व्हेन इट हिज पर्सनल अटेंडेंस इज डिस्पेंस विद हिज प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर समन्स केस. समन्स केसेस के लिए प्रोसीडिंग्स हैं वो जो है अपनाई जाएंगी. फिर इसके बाद में आपका एक्स पार्टे वाला है. Provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom order for payment of maintenance is proposed is willingly avoiding the service or willfully neglecting to attend the court, magistrate may proceed and determine the case ex parte, and the orders will be made may be set aside for good cause shown on the application made within 3 months from the date of thereof, subject to such terms including as to payment of cost the opposite party may think just and proper. भाई 3 महीने के अंदर अंदर आप कोर्ट अपीयर हो सकते हैं और उस एक्स पार्टे ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं. सफिशिएंट कॉज आपको बीसी बात है दिखाना पड़ेगा, गुड कॉज जो है वो दिखाना पड़ेगा. द कोर्ट अंडर डीलिंग अंडर सेक्शन 144 शैल हैव पावर टू मेक
ऑर्डर एज टू कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो डिसाइड करने का जो है पावर सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को होगा। ठीक है। ऑल्टरेशन एंड अलाउंस मैंने आपको एक तो बता ही दिया है कि भाई सिचुएशंस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं ऑन प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ सर्कमटेंस। भाई सर्कमटेंसेस चेंज हो गए तो ऐसे में जो मैजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। ठीक है। मेंटेनेंस अमाउंट को वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, भाई सिविल कोर्ट से डिसीजन मिल गया है जिसकी वजह से कैंसिल करना चाहिए या वेरी करना चाहिए, वहां से भी मेंटेनेंस मिल गया, यहाँ से भी मेंटेनेंस, तो या तो वो कैंसिल कर सकता है ऑर्डर को या फिर उसको लगता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए तो वो वेरी भी कर सकता है। बात भी मैंने आपको बता दी थी। सबसेक्शन 3, वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 144 इन फेवर ऑफ अ वुमेन who has been divorced by a husband or obtained divorce from her husband, the magistrate is satisfied that, magistrate को ये लगता है क्या, women after the divorce remarried, ठीक है भाई उसने दोबारा से शादी कर ली है, तो ऐसे में क्या करोगे भाई, आप मेंटेनेंस ऑर्डर को कैंसिल कर दोगे। ठीक है। उसके बाद अगर उसने क्या कर लिया है, कुछ रिसीव कर लिया है जो कस्टमरी या पर्सनल लॉ के अंतर्गत कुछ अमाउंट उसको मिलना होता है, एलिमनी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एलिमनी, तो ऐसे केसेस में भी मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, कैंसिल कर सकता है ऐसे ऑर्डर को। ठीक है। चलिए जरा सी, वेयर दी वुमेन हैज ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड शी हैज वॉलंटरली, वुमेन ने ही डाइवोर्स लिया और वो वॉलंटरली ही सरेंडर कर देती है अपने राइट्स को, अब अपने राइट्स को खुद वेव ऑफ कर दोगे तो ऐसे में भी मैजिस्ट्रेट क्या कर देगा, ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, मेंटेनेंस ऑर्डर को कैंसिल कर। एट एनी टाइम मेकिंग एनी डिक्री फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस और डॉरी बाय एनी पर्सन टू whom a monthly allowance or the maintenance and interim maintenance of the case has been ordered to be paid under section 144, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by। भाई 144 में आदेश हो गया, मेंटेनेंस दिया जा रहा है, डाउरी को वापस करने की बात हो रही है, तो जब सिविल कोर्ट मेंटेनेंस, क्योंकि सिविल कोर्ट के भी पास पावर है, वहां पे भी आप केस चलाएंगे, तो जब वो केस डिसाइड करेंगे तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक बार इतना अमाउंट जो है जा रहा है मेंटेनेंस के तौर पर 144 के अंतर्गत। बस यही बात लिखी आपकी सबसे फोर में। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, तो मैंने बताया किसी भी कोर्ट में करा सकते हैं। कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस एंटर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी गिवन विदाउट एनी पेमेंट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड, या तो उसको या उसके गार्जियन को। ठीक है। और फिर उसको कहाँ पे एग्जीक्यूट करा पाओगे आप, एंड सच ऑर्डर में बी इन्फोर्स्ड बाय एनी मैजिस्ट्रेट, वर्ड क्या लिखा है, एनी मैजिस्ट्रेट, इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज मेड मे बी, जहां पर भी वो व्यक्ति हो वहां पर वो लगा सकता है। बस मैजिस्ट्रेट को क्या देखना है, मैजिस्ट्रेट हैज टू बी सेटिस्फाइड, बीइंग सेटिस्फाइड एज टू आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंस, कि भाई जो अलाउंस था वो भी पे नहीं किया गया है और पार्टीज की आइडेंटिटी वही है, तो ऐसे केसेस में फिर मैजिस्ट्रेट जो है ऐसे ऑर्डर को इन्फोर्स करा सकता है। इन्फोर्स कैसे किया जाता है वो मैंने बता दिया, जैसे वारंट को लिवाई करते हैं आप, फाइन को लिवाई करते हैं आप वारंट के थ्रू, उसी तरीके से इस अमाउंट को भी रिकवर किया जाएगा। साथ ही साथ 1 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है। एप्लीकेशन कितने टाइम के अंदर लगानी है, जब ड्यू हो गया उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको ऐसी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड आपको कोई डाउट, कोई समस्या बताइए ज़रा। सारी बातें लगभग मैंने आपको बता दी। अब तो सारी की अब तो एक एक बात हो गई है, कोई बात नहीं रह गई है बकाया। इज दिस क्लियर और नॉट, बताओ ज़रा, क्या ये आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है?